नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल 2025 की, जो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर अब कानून बनने की राह पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बिल क्या है, इससे क्या बदलने वाला है, वक्फ बोर्ड से पहले क्या दिक्कतें थीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या विपक्ष को नुकसान। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे वक्फ बोर्ड की ऐतिहासिक जड़ों से लेकर संसद की गर्मागर्म बहस तक। साथ ही कुछ ऐसी मशहूर और धार्मिक संपत्तियों की बात करेंगे जिन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया और देश भर में बवाल मच गया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो न सिर्फ आपको जानकारी देगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड आया कहाँ से। वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसका मतलब है किसी संपत्ति को हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर दान कर देना। ये संपत्ति मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल होती है। भारत में वक्फ की शुरुआत 12वीं सदी में हुई, जब मुस्लिम शासकों ने अपनी यहाँ जड़ें जमाई। मोहम्मद गोरी ने 1192 में अजमेर की जंग जीतने के बाद 2 गांव जामा मस्जिद के लिए दान किए। ये था भारत में वक्फ का पहला रिकॉर्डेड उदाहरण। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में वक्फ का दायरा बढ़ता गया। सुल्तान इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बाद में शाहजहां जैसे शासकों ने बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ के लिए दी। लेकिन असली सिस्टम तब बना जब ब्रिटिश राज में 1913 में वक्फ बोर्ड की नींव पड़ी। उस वक्त ये संपत्तियों को व्यवस्थित करने का एक तरीका था। आज़ादी के बाद 1954 में जब पहला वक्फ एक्ट आया, जिसे 1995 में और मजबूत किया गया। 2013 में इसमें और बदलाव हुए जिसमें वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति घोषित करने की ताकत मिली। आज भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 संपत्तियाँ हैं, जो 9,40,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर फैली हैं। यानी भारतीय रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होल्डर। लेकिन दोस्तों, इतिहास जितना शानदार था उसमें दिक्कतें उतनी ही बड़ी थी। चलिए अब देखते हैं कि वक्फ बोर्ड से क्या क्या परेशानियां थी। वक्फ बोर्ड का इतिहास मुसलमानों के लिए भले ही गर्व करने लायक हो, लेकिन पिछले कुछ समय में इसके साथ कई विवाद जुड़ गए। आइए कुछ बड़ी दिक्कतों पर नजर डालते हैं। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते रहते हैं कि उसने कई ऐसी संपत्तियों पर दावा किया जो उसकी थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु के चिरुचेंथुराई गांव में 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर और पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कर्नाटक में भी वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम के मामले सामने हैं। 2006 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली कमाई का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उस वक्त 4,90,000 संपत्तियों से 12,000 करोड़ की कमाई का अनुमान था। आज तो 8,72,000 संपत्तियां हैं, लेकिन इसका पैसा जाता कहाँ है ये अब तक साफ नहीं है। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड बिना ठोस सबूत के संपत्ति पर दावा कर सकता है। इससे हिंदू, सिख और अन्य समुदायों की जमीन पर विवाद बढ़ता रहा। वक्फ का मैनेजर और बोर्ड के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कई बार किराए की संपत्ति का 90% हिस्सा खुद इस्तेमाल कर लिया जाता था। गरीब मुस्लिमों तक मदद नहीं पहुंच रही थी। इन सब दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने कहा अब बदलाव जरूरी है। लेकिन बदलाव से पहले जानना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड ने किन किन मशहूर संपत्तियों पर दावा किया। आइए देखते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड की कहानी में एक ऐसा चैप्टर भी है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसी मशहूर और धार्मिक संपत्तियों पर दावा किया जिसे सुनकर लोग सोच में पड़ गए कि यह मुमकिन कैसे है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ताजमहल, आगरा। जी हाँ, आपने सही सुना। 2005 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित करने की कोशिश की। उनका दावा था कि यह शाहजहां ने बनवाया है और ये वक्फ के तहत आता है, लेकिन सरकार और एएसआई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड से शाहजहां के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज मांगे जो दिखा नहीं सकें। फिर दूसरा मामला आता है सुंदरेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चिरुचेंथुराई गांव में 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर और पूरा गांव 2022 में वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। लोग हैरान थे। लोग इसलिए हैरान थे कि इस्लाम तो 1400 साल पुराना है,
लेकिन 1500 साल पुराने मंदिर पर अपना दावा कैसे कर सकता है? इसने हिंदू समुदाय में भारी नाराजगी पैदा करी। फिर कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने विजयपुरा के गोल गुंबज और इब्राहिम रोजा जैसे ऐतिहासिक स्मारकों पर दावा किया। यह स्मारक आदिल शाही वंश के हैं, लेकिन एएसआई के संरक्षण में है। वक्फ का कहना था कि यह धार्मिक स्थल है, पर विवाद बढ़ने का मामला कोर्ट में है। 2024 में खबर आई कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में एएसआई के 156 स्मारकों पर दावा ठोका, जिसमें हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार भी शामिल है। सरकार ने इसे गलत बताया और कहा कि ये राष्ट्रीय धरोहर है, वक्फ की संपत्ति नहीं है। गुजरात के बेट द्वारका के 2 टापुओं पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया, जो हिंदुओं के लिए पवित्र श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस केस को यह कहकर खारिज कर दिया कि आप क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण की नगरी पर वक्फ का दावा कैसे हो सकता है। इन दावों ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। क्या ये सचमुच धार्मिक उद्देश्य था या कुछ और? अब सवाल यह है कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या बदला। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2025 आखिर लाया क्यों गया और इसमें क्या क्या बदला, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला बदलाव वक्फ बोर्ड की संरचना में हुआ। पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम सदस्य होते थे। अब नए बिल में कम से कम 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों में से भी एक सदस्य होंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बोर्ड ज़्यादा समावेशी बनेगा। दूसरा बदलाव संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर हुआ। 1995 के एक्ट में सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना घोषित कर सकता था और उसका फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल तक ही सीमित था। अब ये पावर छीन ली गई है। अब जिला कलेक्टर या उससे उच्च अधिकारी ये तय करेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। अगर सरकारी ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड को अपने रिकॉर्ड बदलने होंगे। अब वक्फ सिर्फ वही शख्स बना सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो और जिसके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक हो। पहले वक्फ बाय यूजर यानी लंबे समय तक इस्तेमाल से वक्फ बनने का नियम था, उसे अब हटा दिया गया है। साथ ही वक्फ अल औलाद में महिलाओं सहित सभी वारिसों के हक को सुनिश्चित करना होगा। एक और बदलाव हुआ ट्रिब्यूनल और अपील को लेकर। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में एक मुस्लिम कानून का जानकार होता था, अब उसे हटा दिया गया है। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा, अब हाई कोर्ट में भी अपील हो सकेगी। फिर एक और बदलाव हुआ जो टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ। सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर एक केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ाने का दावा है। क्या क्या नहीं बदला दोस्तों, वक्फ की मूल परिभाषा वहीं रही। ये अभी भी अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति ही है। मस्जिद, कब्रिस्तान या चैरिटी के लिए इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन अब सरकार की नज़र इस पर ज़्यादा होंगी। अब सवाल ये है कि ये बिल संसद में पास कैसे हुआ। चलिए इसे अगले सेक्शन में देखते हैं। अब आते हैं उस पल पर जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी, इसमें ड्रामा, बहस और वोटिंग का पूरा तमाशा था। पहली चर्चा लोकसभा में हुई। 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया। 12 घंटे की मैराथन बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह बिल धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है बल्कि पारदर्शिता के लिए है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे संविधान सम्मत बताया, लेकिन विपक्ष ने तीखा विरोध किया। राहुल गांधी ने इसे मुस्लिम विरोधी कहा, ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आखिरकार 288 वोटों से बिल पास हो गया। 232 इसके खिलाफ में थे। एनडीए की संख्या ने इसे आसान बना दिया। फिर अगले दिन 3 अप्रैल को राज्यसभा में बिल पहुंचा। यहाँ भी मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन एनडीए के 128 सांसदों ने इसे बहुमत से पास करवा दिया। 95 वोट यहाँ भी इसके खिलाफ थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने 25 सुझाव दिए थे, जिनमें से 14 को मंजूरी मिली। यह प्रक्रिया पिछले साल अगस्त से ही शुरू हुई थी, लेकिन इस बिल का असर सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं है, ये सियासत को भी हिलाने वाला है। वक्फ संशोधन बिल 2025 कोई साधारण कानून नहीं है, ये एक राजनीतिक हथियार भी है। आइए देखते हैं कि इससे कौन सी पार्टी फायदे में रहेगी और कौन मुश्किल में पड़ सकती है। बीजेपी का कहना है कि ये बिल गरीब मुस्लिमों, खासकर पासमानदा समुदाय और महिलाओं के लिए है। जेडीयू के संजय झा ने कहा कि बिहार में 73% मुस्लिम पासमानदा हैं और उन्हें पहली बार बोर्ड में जगह मिलेगी। बीजेपी इसे पारदर्शिता और संविधान के अनुरूप बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार कह रहा है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह मुस्लिमों के अधिकार पर हमला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे असंवैधानिक बताया।
इन पार्टियों को लगता है कि बीजेपी वोट बैंक तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ये बिल पासमानदा मुस्लिमों को फायदा पहुंचाता है तो इनका वोट बैंक भी खतरे में पड़ सकता है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ कर विरोध जताया। उनका कहना है कि मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाएगा। TMC की ममता बनर्जी ने इसलिए जुमला पार्टी की साजिश बताया, लेकिन NDA के सहयोगी JDU और LJP ने बिल का समर्थन किया। इस बिल के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी को सचमुच फायदा होगा। बीजेपी के लिए वक्फ संशोधन बिल एक बड़ा दाव है। आइए देखते हैं इससे उन्हें क्या क्या फायदा हो सकता है। वक्फ बोर्ड के मनमाने दावों से हिंदू समुदाय में नाराजगी थी। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य में हिंदू मंदिरों और गांवों पर दावे ने बीजेपी को मौका दिया। अब बीजेपी ये कह सकती है कि उसने हिंदुओं की जमीन बचाई। बीजेपी लंबे समय से पासमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इस बिल ने उसे बोर्ड में जगह मिलेगी और अगर फायदा पहुंचता है तो बीजेपी को इसका वोट मिल सकता है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बता रही है। अगर वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल सही होता है तो बीजेपी कह सकती है कि उसने मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है, लेकिन जोखिम भी है। अगर मुस्लिम समुदाय इसे धार्मिक हस्तक्षेप मानेगा तो बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी का ठप्पा और गाढ़ा हो सकता है। बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगा तो ये बिल बीजेपी के लिए भी तलवार के धार पर चलने जैसा ही है। दोस्तों, ये बिल सिर्फ कानून नहीं, ये कहानी है। सोचिए, एक तरफ 900 साल पुरानी परंपरा, दूसरी तरफ आधुनिक भारत की ज़रूरतें। क्या ये बिल वाकई गरीब मुस्लिमों को फायदा देगा या सिर्फ एक सियासी खेल है? क्या बीजेपी ने विपक्ष को चेकमेट कर दिया या खुद फंस गई है? तो दोस्तों, ये थी वक्फ बोर्ड बिल 2025 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।